दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा मीडिया ब्रेकिंग न्यूज ब्रेकिंग न्यूज ब्रेकिंग न्यूज 30 सेकंड के अंदर स्क्रीन पे लाओ, एंकर वहां पे चिल्ला रहे हैं। सारे मीडिया हाउसेज यही बात करते हैं और करनी भी चाहिए, ये उनका काम भी है और आप लोग भी यही चाहते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज मिले। लेकिन कोई तो ऐसा होगा जो तजिया करेगा, जो एनालाइज करेगा, जो एनालिसिस करेगा, जो आपको बताएगा कि न्यूज के पीछे कहानी क्या है, ये हुआ क्यों, ये करा किसने, किसको फायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ, आगे और पीछे इसके रिपरकशंस क्या हुए और क्या होने वाले हैं। तो वो हम काम करते हैं शार्प फोकस पे। अब क्या हुआ कि पाकिस्तान में पंजाब सूबा है, जैसे हमारे यहां भारत में पंजाब सूबा है, पाकिस्तान में भी पंजाब सूबा है। वहां पे मंत्री हैं फयाजुल हसन चौहान, जिनको बुलाया गया एक शोरूम या दुकान का कुछ ऐसी था, कमर्शियल प्लेस का इनॉग्रेशन करने के लिए। तो मंत्री जी पहुंचे वहां पे, वजीर पहुंचे, उन्होंने कैंची से फीता काटने की कोशिश करी इनॉग्रेशन में। तो मंत्री जी पहुंचे वहां पे फीता काटने के लिए, और जैसे ही मंत्री जी पहुंचे उन्होंने कैंची ली और काटने की कोशिश करी रिबन, तो शायद धार नहीं थी कैंची की, तो मंत्री जी ने अपने दांत से फीता काटा। ये देखिए वीडियो, उसके बाद मैं वापस आता हूं। दोस्तों आपने वीडियो देखा है किस तरीके से फयाजुल हसन चौहान ने अपने दांत से वो फीता काट दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि शार्प फोकस है, चाणक्य फोरम है, सीएफटीवी, ये सब जो प्लेटफॉर्म्स हैं दुनिया भर के, ये प्लेटफॉर्म्स तो बड़ी सीरियस जियोपॉलिटिकल, जियो स्ट्रेटेजिक, फॉरेन अफेयर्स, नेशनल सिक्योरिटी के प्लेटफॉर्म है। कोई पाकिस्तानी स्टेट का मंत्री अगर दांत से रिबन काटता है तो हमारा क्या लेना देना, हमारा लेना देना है। मैं आपको इस एपिसोड में पाकिस्तान का माइंडसेट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। किसी तरीके से जुगाड़ बन जाए, किसी तरीके से कुछ ऐसा जादू हो जाए कि काम बन जाए हमारा। परमानेंट सॉल्यूशंस पाकिस्तान कभी नहीं ढूंढता, इंस्टीट्यूशंस पाकिस्तान कभी बिल्डअप नहीं करता। अगला लोन आ जाए, अगली चाल चल जाए, कुछ दांव ऐसा लग जाए कि हम जीत जाएं, ऊपर से कोई फरिश्ता आ जाए, अपने पंख फड़फड़ा दे और पाकिस्तान में एक नई ठंडी हवा का झोंका चल जाए, तो पाकिस्तान का कुछ हफ्ते और काम बन जाए। ये एक माइंडसेट है। तो ये वीडियो मैंने आपको इसलिए दिखाया और मैं आगे बताऊंगा किस तरीके से माइंडसेट ये आगे बढ़ता है पाकिस्तान में। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। बात यह है कि जो तालिबान है वो लगातार दर लगातार ऐसी चीजें बोलता आ रहा है, उसके पब्लिक कमेंट्स कुछ इस तरीके से हैं, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान ये सोचता था ना कि जो तालिबान है वो हमारे पर्स के अंदर है और पर्स पीछे वाली जेब में है, यानी कि चुटकी बजाएंगे और तालिबान नाचेगा। तालिबान नाच नहीं रहा है, तो पाकिस्तान को बड़ी परेशानी हो रही है। एक कहानी है इंग्लिश में, ऐसी जिसको कहते हैं ना फिक्टिशियस, एक फिक्शनल स्टोरी है। फ्रैंकनस्टीन एक मॉन्स्टर था, एक बहुत बड़ा दानव किस्म का था जो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। अब ये जो मॉन्स्टर है ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। पाकिस्तानियों को लगा कि तालिबान को क्योंकि हमने मदद करी है, क्योंकि जनरल नसरुल्लाह बाबर फादर ऑफ तालिबान कहे जाते हैं, वो पाकिस्तानी जर्नल थे, फिर उनके पॉलिटिक्स में भी काफी एक्टिव रहे, उन्होंने तालिबान बनाया, तो तालिबान सर झुकाएगा, सजदा करेगा, उनके सामने झुकेगा। तो दोस्तों ये हुआ नहीं। हाँ, तालिबान जरूर पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशन चाहता है, वो तालिबान की मजबूरी है। जैसा मैंने पहले भी बताया था, तालिबान लैंडलॉक्ड है। अगर तालिबान के पास एक समुद्री तट होता तो तालिबान मुड़ के पाकिस्तान की ओर कभी नहीं देखता। वैभव, जिसको हम फॉल्ट लाइंस बोलते हैं, यानी कि दरारें जो होती हैं किसी भी मुल्क में, जैसे पाकिस्तान है, हमारी फॉल्ट लाइंस का फायदा उठाता है, चाहे वो धर्म के नाम पे हो, चाहे वो जाति के नाम पे हो, चाहे वो रंग के नाम पे हो, चाहे वो जबान के नाम पे हो, पाकिस्तान कोशिश करता है फायदा उठाने की। अब उदाहरण के लिए, एक हवा में बिना किसी बेस के, बिना किसी वजूद के, पाकिस्तान ने पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट शुरू कर दी और बोला कि तुम्हें दबाया जा रहा है, यहां पे भिंडरावाले को खड़ा कर दिया। तो आपने धर्म के नाम पे एक मूवमेंट शुरू कर दी। कश्मीर क्या है? कश्मीर इज बेसिकली इस्लामिक टेररिज्म। पर आपको लोगों को पहले बोलना पड़ेगा ना कि साहब आपके साथ गलत हुआ है। यू हैव टू टेल पीपल। और ये बात ह्यूमन बींग्स, वेदर इट्स हिंदू, वेदर इट्स मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियन, अगर आप किसी को ये बोलेंगे तुम विक्टिम हो, विक्टिम हो, विक्टिम हो, वो मान जाएगा, क्योंकि अच्छा लगता है, मैं बेचारा, मेरे साथ बुरा हुआ है, राइट। अब कश्मीर में क्या उन्होंने बताया कि साहब आपने शेर कश्मीर, जो फारूक अब्दुल्ला के फादर थे, शेख अब्दुल्ला, उनको आपने जेल में डाल दिया, और आपने 1987 का जो इलेक्शन था जिसमें सैयद सलाउद्दीन भी लड़ा था ना अमीरा कत्ल से,
आपने वो इलेक्शन फिक्स कर दिया, इसलिए कश्मीर में टेररिज्म शुरू हो गई, जिसको ये लोग फ्रीडम मूवमेंट भी कुछ लोग बोल देते हैं। अगर कोई कश्मीरियों से यह पूछे कि इंडिया में टीएन सेशन के आने से पहले, जो इलेक्शन कमिश्नर थे टीएन सेशन, उनके आने से पहले, ईवीएम आने से पहले, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आने से पहले कितने इलेक्शन फिक्स हुए थे? कश्मीर में तो कुछ फिक्स नहीं हुआ। कश्मीर में क्या चुनाव, क्या पॉलिटिक्स, कितनी लोकसभा सीटें थी इनकी? 3 ना, अब तो लद्दाख अलग हो गया, अब तो 2 ही रह गई मेरे हिसाब से। क्या पॉलिटिक्स है वहां पे? आज की तारीख में 70 लाख लोग हैं। मतलब व्हाट इज इट, व्हाट पॉलिटिक्स दे आर टॉकिंग अबाउट? क्या इलेक्शन फिक्सिंग? भाई इलेक्शन फिक्सिंग होती थी बिहार और यूपी में, जब दबंग आते थे 315 और 12 बोर लेके जीपों में भर के और मोटरसाइकिल्स में भर भर के आते थे और बूथ के ऊपर हथियार रखते थे और बोलते थे यहां पे वोट पड़ेगा। एक डाकू था यूपी में, चंबल का था वो काफी, उसका नाम था ददुआ। तो ददुआ डाकू था, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो लोग कहते हैं ना कश्मीर में कुछ जो हुर्रियत पसंद लोग हैं जो विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं, साहब यहां पे बड़ा इंटरफेयर करा, ये हिंदुस्तान में हर स्टेट में हुआ है। तो वो एक खास पॉलिटिकल पार्टी के लिए ददुआ कैनवासिंग कर रहा था, कैंपेनिंग कर रहा था। तो ददुआ कहता है, डकैत, कि मुहर लगेगी हाथी पे, वरना गोली खाओगे छाती पे और लाश मिलेगी घाटी पे। ये उनका इलेक्शन स्लोगन था। बिकॉज भाई डकैत थे, लोग डरते थे ददुआ से। तो मेरा ये कहने का ये मतलब है वैभव कि ये हिंदुस्तान में हर जगह हुआ, लेकिन आपने किसी को बोला कि साहब आपके साथ गलत हुआ है, तो आपने 4-5 बार बोला, 100 बार बोला, 500 बार बोला, 1000 बार बोला, बंदा कन्विंस हो गया, राइट? आपने एक एरियन थ्योरी बनाई कि एरियंस आए थे, आपने एक द्रविडियन थ्योरी बनाई, नॉर्थ इंडियन वर्सेस साउथ इंडियन। तो आपने इसका फायदा, ये नहीं कि पाकिस्तान ने शुरू करा है, ये नहीं कह रहा मैं कि पाकिस्तान ने शुरू करा है, ये जो थ्योरी थी ये पाकिस्तान के जन्म होने से पहले की थी, ये पूरी एरियन थ्योरी और ये सब द्रविडियन और नॉर्थ इंडियन वर्सेस साउथ इंडियन। लेकिन पाकिस्तान ने इसका फायदा उठाया, राइट? इसने फायदा उठाया। तो अब मैं ये बताना चाहता हूं कि हमें भी यही करना चाहिए पाकिस्तान के साथ, और किस तरीके से हम पाकिस्तान के जो दरार हैं उनकी सोसाइटी में, आज मैं ये बताऊंगा उनकी कौन कौन सी दरार हैं, और आज मैं ये बताऊंगा कि भारत किस तरीके से इन फॉल्ट लाइंस का, उनकी सामाजिक, उनकी धार्मिक और उनकी राजनीतिक दरारों का हम किस तरीके से फायदा उठा सकते हैं। पहली बात, पाकिस्तान में सब लोग कहते हैं कि साहब ये तो पूरे आलम इस्लाम में है ना, शिया सुन्नी का, तो ये तो नॉर्मल सी बात है। फिर बलूचिस्तान के बारे में भी लोग बात करते हैं, सिंधु देश के बारे में बात करते हैं लोग, पश्तूनिस्तान के बारे में बात करते हैं, सराइकी इलाके जुनूबी पंजाब के बारे, ये सब है एक बातें। हमें रिलीजियस स्ट्रक्चर और एथनिक स्ट्राइफ पाकिस्तान की समझनी पड़ेगी कि है क्या पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कितने देवबंदी हैं और कितने बरेलवी हैं, विद बरेलवीज बीइंग दी मेजॉरिटी सेक्ट इन पाकिस्तान, राइट? फिर आपके शिया और सुन्नी कितने हैं टोटल? फिर शियाओं में आपके सेवेनर्स कौन है, आपके 12वर्स कौन है, आपके इस्माइलीज कौन है, ये आपको समझना पड़ेगा। आपके अहले हदीस कौन है, और स्टेट वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज, राइट? जैसे कि भुट्टो खानदान लड़काना का है फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, उसमें फॉल्ट लाइन कहां पे है। तो एक मैप आप बनाइए पाकिस्तान का, और उसमें पाकिस्तान का बताइए कि उसमें अहले हदीस कितने हैं, जो कि बहुत कम है वहां पे, मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी, कोई बात नहीं, डजंट मैटर। उसमें शिया कितने हैं, उसमें सुन्नी कितने हैं, और सबसे बड़ा गैप जो है वो ये नहीं है कि जो हम कह रहे हैं बलूचिस्तान वगैरह वगैरह, दैट इज नॉट द बिगेस्ट प्रॉब्लम। द बिगेस्ट प्रॉब्लम वैभव इज बिटवीन बरेलवीज एंड देवबंदीज। अच्छा, मैं क्यों कह रहा हूं बिगेस्ट प्रॉब्लम? अब आप बोलेंगे साहब ऐसा कोई पिछले 10-15 साल में ऐसा कोई फसाद तो सामने नहीं आया कि आप बोल रहे हैं साहब देवबंदियों बरेलवियों के बीच में बड़ा कुछ वहां पे प्रॉब्लम है पाकिस्तान में? कोई ऐसा हमें सुनने को तो नहीं आया कि साहब हजारों की तादाद में या कई सैकड़ों की तादाद में मारकाट हुई हो। नहीं, पोटेंशियल है इसमें, बहुत पोटेंशियल है। एक बात बताइए, कुरान शरीफ में कहीं लिखा है शिया सुन्नी? नहीं लिखा। कुरान शरीफ में कहीं पे भी शिया और सुन्नी का फर्क नहीं है। लेकिन
ये यहूदियों को गाली दें, हिंदुओं को गाली दें, ईसाइयों को गाली दें, बट सच्चाई तो यह है कि जिसका जितना मुसलमान ने मुसलमान का गला काटा है, इतनी हिंदुओं की, यहूदियों की और ईसाइयों की मिलकर इतनी औकात नहीं है जितना मुसलमानों ने मुसलमानों का गला काटा है। अब आप ये बताइए कि हजरत मोहम्मद साहब के नवासों को किसने मारा? वो आरएसएस का था या बजरंग दल का था? कि वो यहूदी था? कौन था जिन्होंने इनके ग्रैंड चिल्ड्रन को मारा? मैं मैदान करबला की बात कर रहा हूं। करबला की जंग में जो मारे गए थे बच्चे, वो कौन थे? किसने उनके फैमिली मेंबर्स के गले काटे और उनके कटे हुए सरों को ठोकरें मारी? वो कौन थे? बाकी छोड़ दीजिए, ईरान इराक की लड़ाई, और बाय द वे लोग ये ज्यादा नहीं जानते, इराक इज अ शिया मेजॉरिटी कंट्री। इराक में है मेजॉरिटी ऑलमोस्ट 60+ % शियाज हैं, सुन्नी नहीं है। उन ठीक है, राज सुन्नियों का रहा है ट्रेडिशनली वहां पे, लेकिन कायदे से तो शिया मेजॉरिटी कंट्री है वो। ईरान इराक की लड़ाई में जिसको शिया सुन्नी लड़ाई की तरह भी पोजीशन करा गया था, उसमें किस बात की मारकाट है? इस बात की मारकाट है जो कि कुरान शरीफ में लिखी नहीं है। उसी तरीके से जब कुरान शरीफ लिखी गई थी, या कुरान शरीफ जब जिसको कहते हैं नाजिल हुई थी आसमानी किताब, तो आप एक बात बताइए, किसी को पता था कि देवबंद कहां है और बरेली कहां है? नहीं था ना। तो अगर पाकिस्तानी शिया सुन्नी के ऊपर एक दूसरे का गला काट सकते हैं, तो देवबंदी बरेलवी के ऊपर क्यों नहीं काट सकते? भाई जब इनको कुरान माननी ही नहीं है, जाहिल है ना, इनको माननी नहीं है, तो माननी नहीं तो ये भी मान लो फिर।